सोचिए कि एक इंसान अपने बिस्तर पर बिल्कुल स्थिर लेटा हुआ है, उसकी आंखें बंद हैं, सांसें धीमी हैं और दुनिया भर के शोरगुल से वो पूरी तरह कट चुका है। जिसे आमतौर पर लोग शांति और आराम की चरम अवस्था मानते हैं। बिल्कुल, एक तरह का बायोलॉजिकल स्विच ऑफ। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये धारणा विज्ञान के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है? अरे धोखा कैसे? देखिए, जिसे हम सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण और निष्क्रिय अवस्था मानते हैं, वो असल में मानव शरीर का सबसे आक्रामक, मतलब सबसे सक्रिय और हिंसक क्लिनिकल रिकवरी का समय होता है। हाँ, ये बात तो है। विज्ञान के नजरिए से इसे देखें तो नींद कोई निष्क्रिय अवस्था है ही नहीं। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन यही है। हम कोई आम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम निक लिटिल-हेल्स की स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो नींद के बारे में समाज के सबसे बड़े झूठ को बेनकाब करते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया के सबसे इलीट एथलीट्स, चाहे वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हों या प्रीमियर लीग के फुटबॉलर्स, वो नींद को सिर्फ एक जरूरत की तरह नहीं देखते। सही कहा, वो इसे अपने सबसे घातक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। नींद के दौरान असल में होता क्या है? देखिए, जब एक इंसान गहरी नींद में होता है, तब उसका दिमाग और शरीर अपने सबसे बड़े और जटिल मरम्मत अभियान पर निकलते हैं। मरम्मत अभियान मतलब कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है अंदर? एक तरह से हाँ। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि दिन भर के भागदौड़ में जो मांसपेशियों के टिश्यू टूटते हैं, वो नींद के दौरान ही दोबारा बुने जाते हैं। अच्छा, और दिमाग का क्या? दिन भर की इतनी सारी इंफॉर्मेशन का क्या होता है? दिन भर की यादें, सीखी गई नई जानकारी और मोटर स्किल्स दिमाग की हार्ड ड्राइव में पक्के तौर पर इसी दौरान सेव होती हैं। अरे वाह! और सबसे अहम बात, दिमाग से सारे टॉक्सिन्स या जहरीले प्रोटीन बाहर निकाले जाते हैं। तो ये कोई आराम का समय नहीं है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। शरीर अगले दिन की जंग के लिए खुद को क्लिनिकल तरीके से तैयार कर रहा होता है। ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि अगर नींद इतनी ही वैज्ञानिक और सटीक प्रक्रिया है, तो फिर वो हर रात 8 घंटे की नींद वाला नियम कहाँ से आ गया? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब बचपन से ही हमें एक मशीन की तरह ये रटाया गया है कि 8 घंटे सोना अनिवार्य है। अगर कोई 10 घंटे सो ले तो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी नींद ली, और 6 घंटे सो ले तो उसे नींद की कमी मान लिया जाता है। सच बताऊं तो ये 8 घंटे का नियम असल में किसी बायोलॉजिकल रिसर्च का हिस्सा कभी था ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब ये कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय की देन है। उस वक्त तो कारखाने नए नए खुले थे ना? हाँ, और फैक्ट्री मजदूरों के काम के घंटे तय करने के लिए 24 घंटे के दिन को 8-8 घंटे के 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया था। 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन और 8 घंटे की नींद। तो ये महज एक प्रशासनिक और गणितीय सुविधा थी? बिल्कुल, इसका मानव शरीर विज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। और आज यही अवैज्ञानिक नियम लोगों में भयंकर स्लीप एंजाइटी पैदा कर रहा है। स्लीप एंजाइटी मतलब नींद ना आने का तनाव? हाँ, लोगों को लगता है कि अगर वे रात में 8 घंटे नहीं सो पाए तो उनका अगला दिन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तो अगर घंटों में नींद को मापना गलत है तो सही तरीका क्या है? निक लिटिल-हेल्स का वो जो R90 कंसेप्ट है, वो यहाँ क्या कहता है? देखिए, इंसानी दिमाग घंटों के हिसाब से काम नहीं करता, वो 90 मिनट्स के साइकिल्स में काम करता है। निक लिटिल-हेल्स की R90 तकनीक का आधार यही है, रिकवरी इन 90 मिनट्स। अच्छा, तो ये 90 मिनट वाला कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है? हर 90 मिनट के साइकिल के अंदर नींद के अलग अलग चरण होते हैं। शुरुआत हल्की नींद से होती है, फिर इंसान गहरी नींद में उतरता है, जिसे डीप स्लीप कहते हैं। हाँ, जहाँ असल फिजिकल रिकवरी होती है, और साइकिल के अंत में रेम स्लीप आती है, रैपिड आई मूवमेंट। और इसमें क्या होता है? यहाँ दिमाग हमारी यादों और भावनाओं को प्रोसेस करता है। एक एलीट एथलीट एक रात में 5 साइकिल का लक्ष्य रखता है। 5 साइकिल यानी 7.5 घंटे की नींद? एकदम सही, या फिर 4 साइकिल, जिसका मतलब है 6 घंटे की निरंतर नींद। एक सेकंड, अगर रिकवरी इन साइकिल्स पे निर्भर है तो इससे एक बहुत बड़ी पहेली सुलझ जाती है। कौन सी पहेली? हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई इंसान रविवार को पूरे 10 घंटे सोता है, लेकिन फिर भी जब वो उठता है तो खुद को थका हुआ, चिड़चिड़ा और सुस्त महसूस करता है। उसका सिर भारी होता है। ऐसा क्यों होता है कि ज्यादा सोने पर भी शरीर क्रैश कर जाता है? हाँ, यहाँ स्लीप इनर्शिया का सिद्धांत लागू होता है। स्लीप इनर्शिया, ये क्या चीज है? जब कोई 10 घंटे सोता है तो बहुत मुमकिन है कि अलार्म ठीक उस वक्त बजे जब उसका दिमाग किसी नए 90 मिनट साइकिल के गहरी नींद के चरण में हो। ओहो,
मतलब सबसे गलत टाइम पर अलार्म बज गया। बिल्कुल। जब दिमाग डीप स्लीप में होता है तो शरीर का तापमान गिरा होता है, दिल की धड़कन धीमी होती है और शरीर का पूरा फोकस आंतरिक मरम्मत पर होता है। अगर उसी सेकंड कोई झटके से उठा दिया जाए तो दिमाग को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। हाँ, ये एक तरह का बायोलॉजिकल हैंगओवर है जिसे स्लीप इनर्शिया कहते हैं। इंसान की आंखें तो खुल जाती हैं, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम अभी भी शट डाउन मोड में होता है। अच्छा, तो ये ओवन में बेक हो रहे केक की तरह है। केक कैसे? मतलब अगर कोई केक को बीच में ही बाहर निकाल ले, भले ही वो पहले कई घंटों तक ठीक से पका हो, तो वो बीच से कच्चा और खराब ही निकलेगा ना, क्योंकि बेकिंग का वो आखिरी साइकिल पूरा नहीं हुआ। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। इसका मतलब है कि नियम ये होना चाहिए कि हमेशा 90 मिनट के साइकिल के अंत में ही उठा जाए, ताकि शरीर का सिस्टम क्रैश ना हो। बिल्कुल। अगर कोई 6 घंटे सोकर साइकिल के अंत में प्राकृतिक रूप से उठता है तो वो उस इंसान से 1000 गुना ज्यादा तरोताजा महसूस करेगा जिसे 8 घंटे की नींद के बाद गहरी नींद के बीच से झकझोर कर उठाया गया हो। बात तो बिल्कुल लॉजिकल है, लेकिन शरीर को ये कैसे पता चलता है कि इन साइकिलों को कब शुरू करना है और कब खत्म करना है? हमारा शरीर कोई दीवार घड़ी तो पड़ता नहीं है। इसके लिए हमें बायोलॉजिकल घड़ी या सर्कैडियन रिदम को समझना होगा। अच्छा, ये सूरज की रोशनी से जुड़ा है क्या? हाँ, ये हमारी आंतरिक घड़ी है जो सीधे तौर पर सूरज की रोशनी और धरती के घूमने की गति से जुड़ी हुई है। लाखों सालों के इवोल्यूशन ने हमारे शरीर को सूरज के साथ सिंक कर दिया है। तो रात होने पर क्या होता है? जब रात में अंधेरा होता है तो हमारी आंखों के रिसेप्टर्स दिमाग की पीनियल ग्रंथि को सिग्नल देते हैं। इसके बाद मेलेटोनिन नाम का स्लीप हार्मोन रिलीज होता है। मेलेटोनिन? ये तो कोई नींद की गोली तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक केमिकल ट्रिगर है जो पूरे सिस्टम को ये संदेश देता है कि अब शटडाउन और रिकवरी का समय आ गया है। यहीं पे क्रोनोटाइप्स का कंसेप्ट बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि हर किसी का शरीर एक ही समय पर मेलेटोनिन रिलीज नहीं करता। हाँ, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोग प्राकृतिक रूप से सुबह जल्दी उठने वाले होते हैं, जिन्हें एएमर्स कहा जाता है, और कुछ रात को जागने और काम करने वाले पीएमर्स होते हैं। समाज अक्सर रात में जगने वालों को आलसी या अनुशासनहीन रहता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये तो उनके जेनेटिक्स का हिस्सा है। हाँ, अपनी बायोलॉजिकल घड़ी के खिलाफ जाकर सुबह 5 बजे उठना वैसा ही है जैसे हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी चलाना। मतलब इंजन तो जलेगा ही, पर गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। बहुत सही कहा आपने। इंसान का क्रोनोटाइप उसका आनुवंशिक कोड होता है। अगर कोई प्राकृतिक रूप से रात को काम करने वाला पीएमआर है और वो सो कॉल्ड हसल कल्चर के चक्कर में रोज सुबह 5 बजे उठने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने ही डीएनए के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। इससे बायोलॉजिकल परफॉर्मेंस पूरी तरह तबाह हो जाती है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है और वो कभी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाता। और जब सुबह सूरज की रोशनी आंखों पर पड़ती है तब क्या होता है? तब शरीर मेलाटोनिन को रोककर सेरोटोनिन हार्मोन बनाता है जो जगाने और एक्टिव करने का काम करता है। और यहीं पर वो डिजिटल जहर यानी हमारी स्क्रीन्स की ब्लू लाइट का हमला होता है। बिल्कुल। अगर कोई रात को 11 बजे अपने फोन की स्क्रीन देख रहा है तो वो नीली रोशनी सीधा आंखों के जरिए दिमाग तक जाती है, क्योंकि हमारी आंखों के रिसेप्टर्स नीली रोशनी को दिन के तेज सूरज के रूप में पहचानने के लिए विकसित हुए हैं। तो दिमाग को लगता है कि अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। एकदम सही। इसका नतीजा ये होता है कि दिमाग मेलाटोनिन हार्मोन बनाना तुरंत रोक देता है। ये नीली रोशनी हमारी रिकवरी के सॉफ्टवेयर में एक घातक वायरस की तरह काम करती है, जो स्लीप साइकिल्स को शुरू ही नहीं होने देती। बाप रे। खैर, ये सब बायोलॉजिकल थ्योरी तो समझ में आती है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे किया जाए? ये सबसे जरूरी हिस्सा है। मान लीजिए किसी एथलीट या किसी इंसान को सुबह 6:30 बजे उठना है और वो 5 साइकिल की नींद लेना चाहता है, तो उसे रात 11 बजे सोना होगा। हाँ, सही गणित है। लेकिन अगर किसी वजह से 11:15 बज गए, शायद काम की वजह से या ट्रैफिक की वजह से, तो क्या उसे तुरंत सो जाना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नींद ले सके? नहीं, यहीं पर रिवर्स मैथ काम आता है। अगर 11 बजे का समय चूक गया है और 11:15 हो गए हैं, तो तुरंत बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करना सबसे बड़ी गलती होगी। अच्छा, तुरंत क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि ऐसा करने से वो व्यक्ति अपने 90 मिनट के साइकिल को बीच से काट देगा और सुबह उठते वक्त स्लीप इनर्शिया का शिकार होगा। तो फिर उसे क्या करना चाहिए? विज्ञान कहता है कि अगले 90 मिनट के मार्क का इंतजार करना चाहिए। मतलब रात 12:30 बजे सोना चाहिए? बिल्कुल, ताकि भले ही उसे 4 साइकिल्स यानी 6 घंटे की नींद मिले,
लेकिन वो सुबह 6:30 बजे एक पूरे साइकिल के अंत पर तरोताजा उठे। अच्छा, मतलब नींद को बीच से काटना शरीर के लिए ज्यादा नुकसानदेह है, और इसी से जुड़ा एक लोहे का नियम भी है ना? हाँ, द आयरन रूल। सोने का समय भले ही बदल जाए, लेकिन उठने का समय 7 दिन बिल्कुल एक समान होना चाहिए। 7 दिन? वीकेंड पर भी? हाँ, 7 दिन एक ही समय पर उठना सर्काडियन रिदम को बुलेट प्रूफ बनाने का एकमात्र तरीका है। यही वो नियम है जो शरीर को एक निश्चित लय में ढालता है। तो अगर कोई वीकेंड पर लेट तक सोता है तो वो अपनी आंतरिक घड़ी को उसी तरह कंफ्यूज कर रहा है जैसे कोई इंसान टाइम जोन पार करके जेट लैग का शिकार होता है। ओहो, और मुझे इस किताब की एक और बात बहुत क्रांतिकारी लगी। कौन सी? कि नींद को एक रात के बजाय पूरे हफ्ते के बैंक अकाउंट की तरह देखना चाहिए। हाँ, ये बहुत ही रिलैक्सिंग कंसेप्ट है। मतलब एलीट टारगेट, एक हफ्ते में 35 साइकिल पूरे करना है। अगर किसी वजह से एक रात खराब हो जाए, मान लीजिए कोई सिर्फ 3.5 साइकिल सो पाया, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, बस एक ही सवाल पूछना है, सो व्हाट? तो क्या हुआ? उस बुरी रात को माफ कीजिए और अगले दिन के साइकिल पे फोकस कीजिए। यही एलीट माइंडसेट है ना? हाँ, एक बुरी रात की वजह से जो तनाव पैदा होता है वो नींद की कमी से ज्यादा खतरनाक होता है। 35 साइकिल प्रति सप्ताह का लक्ष्य एक बफर या लचीलापन देता है। तो ये इंसान को 8 घंटे के उस डर से आजाद कर देता है कि ओह, आज मैं नहीं सोया तो कल मैं काम नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। अब चूंकि हम नींद को पूरे हफ्ते के बैंक अकाउंट के रूप में देख रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि अगर दिन के बीच में ही शरीर की बैटरी लो हो जाए तो क्या करें? यहाँ एडेनोसिन नाम के केमिकल की भूमिका आती है। एडेनोसिन, ये नींद का प्रेशर वॉल्व है ना? हाँ, ये वैसा ही है जैसे फोन को रात भर 100% चार्ज किया हो, लेकिन दोपहर तक भारी इस्तेमाल के बाद बैटरी 20% पर आ जाए। ऐसे में फोन को एक क्विक फास्ट चार्जर से जोड़ने की जरूरत पड़ती है। और ये फास्ट चार्जर ही CRP है, यानी कंट्रोल्ड रिकवरी पीरियड्स। आम भाषा में तो लोग इसे झपकी या नैप कह देते हैं। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। नैप का मतलब है आलस में कहीं भी सो जाना जिसका कोई समय या हिसाब नहीं होता, जबकि CRP एक बहुत ही नियोजित, टैक्टिकल और सर्जिकल 30 मिनट का रिकवरी सेशन है। तो ये एडेनोसिन के दबाव को कैसे कम करता है? एडेनोसिन सुबह उठते ही दिमाग में जमा होने लगता है और नींद का दबाव बढ़ाता है। एक सही समय पर लिया गया CRP इस दबाव को रिलीज कर देता है। और इस फास्ट चार्जिंग के लिए शरीर में सबसे सही समय कौन सा होता है? इंसानी शरीर में 2 बार बायोलॉजिकल क्रैश या स्लम्प आता है। अच्छा, वो कब आता है? पहला दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच, जब शरीर का तापमान हल्का सा गिरता है, और दूसरा शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच। तो एलीट एथलीट्स इसी समय अपना CRP लेते हैं। बिल्कुल, ये वो समय है जब शरीर प्राकृतिक रूप से रिकवरी मांगता है। लेकिन CRP के साथ एक बहुत सख्त चेतावनी भी जुड़ी है कि ये 30 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई 30 मिनट से ज्यादा सोता है तो उसका दिमाग हल्की नींद से खिसककर गहरी नींद के चरण में गिर जाएगा। और एक बार जब शरीर डीप स्लीप में चला गया तो फिर उसे पूरा 90 मिनट का साइकिल चाहिए। अगर 45 मिनट या 1 घंटे बाद उठे तो फिर वही स्लीप इनर्शिया होगा, सिर भारी, आंखों में जलन और थकान। अच्छा, तो 30 मिनट के CRP में टाइम कैसे डिवाइड होता है? इसमें 10 मिनट शरीर को शांत करने के लिए और 20 मिनट असल हल्की नींद के लिए होते हैं। क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां पूरा 90 मिनट का डीप CRP लेना चाहिए? सिर्फ एक स्थिति में, जब पिछली रात की नींद पूरी तरह तबाह हो गई हो। और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं और जिनके लिए सो जाना मुमकिन ही नहीं है, उनके लिए मेंटल CRP का कंसेप्ट बहुत काम का है। मेंटल CRP मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना? हाँ, 10 मिनट के लिए टेक्नोलॉजी से दूर हो जाएं, अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। तो दिमाग को ये फर्क नहीं पता होता कि इंसान सो रहा है या सिर्फ आराम कर रहा है? बिल्कुल, दोनों ही स्थितियों में दिमाग की ओवरलोडेड रैम क्लियर हो जाती है। ये एडेनोसिन के दबाव को कम करने का एक बेहद कारगर तरीका है। बहुत खूब। अब इन साइकिल्स और CRPs को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए शरीर को किसी मशीन की तरह अचानक से चालू या बंद तो नहीं किया जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे समझने के लिए एक हवाई जहाज की लैंडिंग का उदाहरण बेहतरीन है। हाँ, पायलट वाला उदाहरण। मतलब कोई भी पायलट एक हवाई जहाज को आसमान से सीधे जमीन पर नहीं गिरा सकता। उसे सुरक्षित लैंड करने के लिए एक लंबे रनवे की जरूरत होती है, जहां वो धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम करता है। ये रनवे असल में सोने से पहले का 90 मिनट कूल डाउन है। लोग अक्सर लैपटॉप पर काम करते करते सीधे बिस्तर पर लेट जाते हैं,
ये तो दिमाग को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक ब्रेक लगाने जैसा हुआ ना। बिल्कुल। इस कूल डाउन फेज में ब्रेन डंप करना सबसे अहम है। ब्रेन डंप यानी दिमाग में जो भी कचरा, चिंताएं या अगले दिन के टास्क हैं उन्हें एक कागज पर लिख लेना। हाँ, इससे दिमाग को संदेश मिलता है कि अब इन बातों पर सोचने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कमरे का तापमान कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गहरी नींद में जाने के लिए शरीर का तापमान गिरना चाहिए। एकदम सही। गर्म कमरे में शरीर डीप स्लीप में प्रवेश ही नहीं कर पाता। इसी रनवे या कूल डाउन फेज में मुंह के बजाय नाक से सांस लेने की बात भी सामने आती है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जब कोई मुंह से सांस लेता है तो शरीर तनाव या फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। नाक से सांस लेने पर शरीर शांत और सुरक्षित महसूस करता है। और जिस तरह सोने से पहले का रनवे होता है, उसी तरह जागने के 90 मिनट बाद का बूट अप प्रोटोकॉल भी होता है। बूट अप प्रोटोकॉल एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह। हाँ, उठते ही सबसे पहले हाइड्रेशन यानी पानी पीना जरूरी है। नींद के दौरान शरीर बहुत सारा पानी खो देता है। और हम लोग उठते ही सबसे पहले कॉफी पी लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। वो पहले से डिहाइड्रेटेड शरीर को और सुखा देगा, जिससे कॉग्निटिव फॉग या दिमागी धुंधलापन आ जाएगा। इसलिए कैफीन से पहले पानी पीना अनिवार्य है। और आंख खुलते ही सूरज की रोशनी का शरीर पर पड़ना भी तो जरूरी है। बिल्कुल, ये दिमाग को सीधा बायोलॉजिकल सिग्नल देता है कि मेलेटोनिन को बंद करो और सेरोटोनिन चालू करो। आजकल तो तेज आवाज वाले अलार्म के बजाय वो डॉन वेक सिम्युलेटर्स भी आते हैं, जो कमरे में धीरे धीरे सूरज जैसी रोशनी भर देते हैं। वो बेहतरीन होते हैं। तेज अलार्म से शरीर का नर्वस सिस्टम शॉक में चला जाता है और कोर्टिसोल लेवल अचानक बढ़ जाता है। और अगर हम कैफीन की बात करें, विज्ञान कहता है कि कैफीन की हाफ लाइफ लगभग 5 से 6 घंटे होती है। इसका मतलब है कि अगर कोई शाम 4 बजे कॉफी पीता है तो रात 10 बजे तक भी आधी कैफीन उसके सिस्टम में मौजूद रहती है। हाँ, इसलिए सोने से कम 10 घंटे पहले कैफीन का कट ऑफ टाइम तय होना चाहिए। बाप रे। और शराब के बारे में भी तो एक बड़ा मिथक है। कुछ लोगों को लगता है कि शराब पीने से अच्छी नींद आती है। सच्चाई ये है कि शराब इंसान को सुलाती नहीं, बल्कि सिर्फ बेहोश करती है। ये रेम स्लीप को पूरी तरह नष्ट कर देती है, जिससे यादों और भावनाओं की रिकवरी नहीं हो पाती। बिल्कुल। ये सब तो हो गया समय, रसायन और शरीर की तैयारी। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जिस भौतिक वातावरण में होनी चाहिए वो भी तो बहुत जरूरी है। हाँ, जिसे आम भाषा में हम बेडरूम कहते हैं, उसे स्पोर्ट्स साइंस में रिकवरी रूम कहा जाता है। रिकवरी रूम नाम ही कितना सीरियस है। ये कोई मनोरंजन कक्ष नहीं है जहाँ टीवी देखा जाए या खाना खाया जाए। ये एक क्लिनिकल वातावरण है। तो मतलब यहाँ से हर तरह की टेक्नोलॉजी, स्क्रीन्स और नीली रोशनी का पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। एकदम सही। और उस कमरे में जो गद्दा होता है, जिसे अक्सर कंपनियां ऑर्थोपेडिक कहकर बेचती हैं, हाँ, उसका सच क्या है? नहीं हो सकता। ये महज एक मार्केटिंग फ्रॉड है। अच्छा, तो फिर गद्दा कैसे चुने? गद्दे का चुनाव इंसान की ऊंचाई, वजन और शरीर की बनावट के आधार पर प्रोफाइल मैचिंग के जरिए होना चाहिए। इसका कोई सीधा सा नियम है? हाँ, जब कोई इंसान करवट लेकर लेटे तो उसके सिर से लेकर टेलबोन तक यानी रीढ़ की हड्डी के अंत तक उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। अगर गद्दा बहुत सख्त है या बहुत नरम है तो रीढ़ मुड़ जाएगी। हाँ, और शरीर पूरी रात तनाव में रहेगा। और सोने की सबसे बेहतरीन मुद्रा की बात करें तो भ्रूण की मुद्रा या फीटल पोजीशन पर एक बहुत ही रोचक बायोलॉजिकल इंसाइट है, खासकर अपने नॉन डोमिनेंट साइड यानी कमजोर हिस्से पर सोना। हाँ, ये इवोल्यूशन से जुड़ा है। मुझे तो ये सुनकर मजा ही आ गया कि कमजोर करवट पर सोना एक इवोल्यूशनरी डिफेंस मैकेनिज्म जैसा है। मतलब अगर कोई सीधे हाथ से काम करने वाला व्यक्ति है तो उसे उल्टे हाथ की करवट सोना चाहिए। बिल्कुल, इससे उसका ताकतवर सीधा हाथ किसी भी संभावित खतरे से लड़ने के लिए ऊपर और आजाद रहता है। और इस वजह से इंसान का अवचेतन मन खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करता है और तभी वो गहरी नींद में जा पाता है। ये इवोल्यूशन का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे मानव शरीर आज भी हजारों साल पुरानी सुरक्षा प्रणालियों पर काम कर रहा है। बहुत खूब। और इसी मुद्रा में एक सही मोटाई का तकिया लगाना भी जरूरी है ना? हाँ, जिसका काम सिर्फ रीढ़ की हड्डी और बिस्तर के बीच के खाली गैप को भरना होता है, ताकि गर्दन मुड़े नहीं और श्वास नली बिल्कुल सीधी रहे। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे विज्ञान को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है
ये जो सोशल जेटलैग की बीमारी है, यानी पूरे हफ्ते कम सोना और फिर वीकेंड पे 10-12 घंटे सोकर नींद पूरी करने की कोशिश करना, ये शरीर के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। बहुत बड़ा धोखा है। 10 घंटे की टूटी फूटी और गलत समय पर ली गई नींद से 1000 गुना बेहतर है 6 घंटे की निरंतर और वैज्ञानिक रूप से ऑप्टिमाइज्ड रिकवरी। बिल्कुल सही बात है। ये महज सोने के तरीके बदलने के बारे में नहीं है, ये उस 8 घंटे के भ्रम वाले मैट्रिक्स से आजाद होके एक अनटचेबल एलीट मशीन बनने का सफर है। एक ऐसी मशीन जिसे कोई भी चुनौती थका नहीं सकती। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी तो खड़ा होता है। कौन सा सवाल? सोचिए, अगर महज 30 मिनट का एक वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया सीआरपी इंसान के दिमाग को इतना ज्यादा तेज, कुशल और एफिशिएंट बना सकता है, हाँ। तो क्या वो दिन दूर है जब भविष्य की बड़ी कंपनियां और स्कूल अपने कैफेटेरिया में कॉफी ब्रेक देने के बजाय कानूनी रूप से अनिवार्य सीआरपी रिकवरी रूम्स बनाना शुरू कर देंगे? अरे बाप रे, लीगली मैंडेटेड सीआरपी रिकवरी रूम्स। हाँ। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में काम करने का सबसे बेहतरीन और प्रोडक्टिव तरीका काम के बीच में वैज्ञानिक तरीके से सोना होगा? इस सच में एक ऐसा विचार है जो हमारे काम करने के पूरे स्ट्रक्चर को बदल सकता है। और इसी विचार के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। सोचने वाली बात है ना? अगली बार मिलते हैं